नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने भारत के जितने भी राजवंश हुए थे ना मगध साम्राज्य पर, उन सभी की बात की थी हमने पिछले चैप्टर में। तो अभी तक अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो आप। इंडिया हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप जो इंडिया हिस्ट्री के जितने भी वीडियो डाले हुए हैं ना वो सबको आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे विदेशी आक्रमण की। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं आज विदेशी आक्रमण, जिसमें हम आज बात करेंगे सबसे पहले विदेशी आक्रमणों में किसका आक्रमण हुआ, यानी कि सबसे पहले किस विदेशी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानी शासकों ने। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और इन्हीं को बैक्ट्रिया कहा जाता है, यानी कि हिंदू यूनानी शासकों को ही बैक्ट्रिया शासक कहा जाता है और इन्हीं को ही ग्रीक शासक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ग्रीक भी इन्हीं को कहते हैं। ग्रीक ग्रीक शासक भी इन्हीं को कहते हैं। तो इन शासकों में सबसे पहले आता है हमारा सर्वप्रथम, यानी कि इन शासकों में जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ ना, तो हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तो इनमें सबसे पहले किस शासक ने आक्रमण किया था? तो इनमें सबसे पहले किया था डेमेट्रियस ने, यानी कि हिंदू यूनानी शासकों में एक शासक हुआ, तो उस शासक का नाम था डेमेट्रियस। इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, डेमेट्रियस ने। यह डेमेट्रियस इसने भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण में भारत पर सबसे पहले इसने आक्रमण किया यूनानी शासकों में। फिर इसने भारत पर आक्रमण कर और उस समय के जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को जीता। यानी कि ये भारत मान लो, आप मैप के जरिए बताता हूँ मैं आपको, मैप के जरिए बताता हूँ। यहाँ पे मैप बना देता हूँ मैं, छोटा सा, जैसा आप बस समझने के लिए बना रहा हूँ आपको मैप में। ये मान लो हमारा भारत है, यहाँ से ये ऐसे बनेगा मैप। यहाँ से थोड़ा सा बनेगा। ये मान लो हमारा सिंधु नदी का क्षेत्र है, ये मान लो हमारा भारत है। तो इस भारत पर यहाँ से गुजरात की तरफ है राजस्थान का, यहाँ से जाके भारत मान लो हमारा, जैसा तैसा बनाया पे। तो सबसे पहले जो हिंदी यूनानी शासकों ने आक्रमण किया ना भारत पे, तो पहले ये सारा क्षेत्र भारत का था। यहाँ से जो जितना भी क्षेत्र पड़ता था ना, ये सारा क्षेत्र पहले भारत में सम्मिलित था। आपको पता है इसे कहते हैं भारत, पहले सारा क्षेत्र भारत में आता था। तो यहाँ से और ये बांग्लादेश पहले भारत में आता था। तो सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने कहा आक्रमण किया? यहाँ पे अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान पे आक्रमण करके, और ये जितना ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पे इनका आधिपत्य हो गया था। किनका? हिंदू यूनानी शासकों का। यहाँ पे जो सिंधु नदी बहती है ना, इस कारण इसे कहते हैं सिंध। पहले सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को कहते हैं सिंध क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पे हिंदू यूनानियों का अधिकार हो गया। सिंधु व इसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था ना, इस पे अधिकार हो गया किसका? हिंदू यूनानी शासकों का, सिंधु नदी के पास में। और यहाँ का जो पंजाब क्षेत्र है ना, इसमें ये भी आता है। पंजाब, सिंधु और अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। इसमें क्या हुआ? हिंदू यूनानियों का आक्रमण किया हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले, और उनमें सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों में किसने आक्रमण किया? तो वो किया था डेमेट्रियस ने। इसने आक्रमण करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर और इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है यूनानी शासकों के बारे में, कि इसने डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी बनाया था सियालकोट को। किसे बनाया था? यहाँ पे पड़ता है सियालकोट, उसको इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो हिंदू यूनानी शासकों में राजधानी क्या होती है हिंदू यूनानी शासकों की? सियालकोट या साकल। साकल भी सिर्फ कहते हैं सियालकोट को। सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाया डेमेट्रियस ने। अब डेमेट्रियस के बाद में यूनानी शासकों में आता है, इसे मिटा देता हूं मैं यहां से। अब डेमेट्रियस के बाद में शासक बनता है जो यूनानी शासक है ना, इनमें छोटे मोटे राजा हुए थे बीच में, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे क्योंकि उनके बारे में इतिहास में वर्णन नहीं है मुख्यतः। तो उनके बाद में प्रमुख शासक बनता है ये मिनांडर, जो कि इंपॉर्टेंट शासक है। तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा फैक्ट इसके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि हिंदू यूनानी शासकों में से क्वेश्चन नहीं बनते। जितने भी फैक्ट में से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
यानी कि मैं आपको जितने फैक्ट है ना हिंदू यूनानी शासकों में से जिनमें से क्वेश्चन बनता है वो सब सारे फैक्ट यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। तो हम बात करें मीनांडर की, तो मीनांडर एक महत्वपूर्ण शासक था और एक योग्य शासक था। तो मीनांडर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मीनांडर का शासनकाल रहा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक मीनांडर का शासनकाल रहा। इसके बारे में आप और देखोगे तो मीनांडर यानी मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ये बौद्ध भिक्षु है नागसेन, मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन मिलिंद पन्हो पुस्तक में संग्रहित है। यानी कि जो शासक है ना हिंदू यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ था या दोनों के मध्य बातचीत हुई थी। जो मीनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न उत्तर पूछा ना तो उनका आंसर इसमें है, उनका वर्णन इसमें किया गया मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के पर्सन। तो मिलिंद किसे कहते हैं? मीनांडर को कहते हैं मिलिंद। तो मिलिंद के पर्सन इसका अर्थ है मिलिंद पन्हो का कि मिलिंद के पर्सन। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मीनांडर के मध्य हुए प्रश्न उत्तर को इसमें संग्रहित किया गया है यानी वार्तालाप को मिलिंद पन्हो पुस्तक में, यानी मिलिंद के पर्सन। इसका अर्थ पूछे इसका अर्थ है मिलिंद के पर्सन। फिर मीनांडर के बारे में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो मीनांडर है ना इसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। यानी कि भारत में सोने के सिक्के जारी किसने किए? मीनांडर ने। सर्वप्रथम क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो वो किए थे हिंदू यूनानी शासकों ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो वो किए थे हिंदू यूनानी शासकों ने। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो वो किए थे हिंदू यूनानी शासकों ने। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का प्रचलन किन शासकों ने किया? तो या क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है कि भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो पर्दा प्रथा देन है हिंदू यूनानी शासकों की। भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हिंदू यूनानी शासकों ने किया। और ये पर्दा प्रथा वो नहीं है, ये पर्दा प्रथा है जो पर्दे पे नाट्यशाला करते हैं ना, यानी कि जो नाटक वगैरह करते थे ना पर्दे पे, ये वो पर्दा प्रथा है। तो भारत में इनकी शुरुआत किस शासकों ने की थी? हिंदू यूनानी शासकों ने। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है यूनानी शासकों के बारे में कि भारत में गंधार कला का विकास किन शासकों ने किया? या गंधार कला का विकास किन शासकों ने किया? गंधार कला किन शासकों की देन है? तो वह है हिंदू यूनानी शासकों की। अब आप एक चीज और देखोगे कि गंधार कला कहते किसे? क्वेश्चन ये बनता है कि गंधार कला कहते किसे? तो गंधार कला है हिंदू यूनानी शासक यानी कि हिंदू यूनानी और प्लस भारतीय हिंदू यूनानी और भारतीयों की सामूहिक कला को गंधार कला कहते हैं। याद रखना कि गंधार कला भारतीय और हिंदू यूनानी कला का मिश्रण है, उसे कहते हैं हम गंधार कला। तो इसका विकास मुख्यतः यहाँ पे हुआ था अफगानिस्तान में। हमारा भारत मान लो ऐसा बना है, ये हमारा भारत मान लो। तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान पड़ता था ना, इसमें हुआ गंधार कला का विकास। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि गंधार कला का विकास कहाँ हुआ? तो अफगानिस्तान में हुआ था। गंधार कला भारतीय और हिंदू यूनानी की मिश्रित कला है। तो इनके बारे में ये फैक्ट बनते हैं, बाकी ज्यादा कोई फैक्ट नहीं बनते। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे ना वो मैंने बताया। तो ये था हमारा हिंदू यूनानी शासकों के बारे में सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।